नमस्कार, स्वागत है लाइफ साइंस बायो क्लासेस में। मुझे खेद है कि नियमित रूप से वीडियो नहीं बना पा रहा था और बढ़ते लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अब हमारी कोशिश रहेगी कि आपके शिक्षण को नियमित रूप से बनाए रखें। चूँकि आप लोग कई बार कमेंट भी किए कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं बना पा रहा था। अब आप लोगों के साथ मैं नियमित रूप से रहूँगा। आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो छोटी छोटी टॉपिक होगी और इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक होगी। तो मैं ये कहूँगा कि आज की जो क्लास हो रही है इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। अगले दिन जो हम लोग हैं अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो आज के टॉपिक में है वह है पॉलीइम्ब्रायो, जिसको हम लोग बहुभ्रूणता बोलते हैं। जैसे शब्द से ही पता चलता है एक से अधिक भ्रूण का बनना या निर्माण होना आप कह सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये इस भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? सीड में। और ये बीज क्या है? ओव्यूल है, जिसको हम लोग बीजांड बोलते थे। बीजांड कह सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में, जिसको हम लोग ओवेरी कहते हैं। तो इस शाब्दिक अर्थ यह है कि स्पष्ट है कि पॉलीइम्ब्रायो का कंडीशन क्या है? जब किसी अंडाशय में एक से अधिक सीड बनते हैं और उसमें या फिर भ्रूण का निर्माण होता है, उसी को हम लोग पॉलीइम्ब्रायो कहते हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन में क्या क्या कंडीशन है उसी को थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पहला कंडीशन है एम्ब्रायो सेक में एक से अधिक एम्ब्रायो सेक में एक से अधिक एग सेल का होना, या फिर आप कह सकते हैं कि फीमेल गैमीट का होना। दूसरा है कि ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रायो सेक का होना। या फिर यह भी हो सकता है कि ओव्यूल के विभिन्न अंगों से भ्रूण का निर्माण होना। ये कंडीशन है।
तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था, सिंपल सी बात है कि जिस फल में बीज की संख्या जितनी ज्यादा अधिक होती है उसमें पॉलीमराइटी की कंडीशन उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, आप सीधा कहिए कि जिस फल में सीड में पाए जाने वाले या विकास करने वाले एम्ब्रायो जितनी ज्यादा होती है उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रायो कहते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण है, कुछ मैं उदाहरण लिख देता हूं जिसको हम लोग जानते भी हैं और देखे भी हैं। लेमन को हो गया, जैकफ्रूट्स, ऑरेंज, गावा, इस तरह के जितने भी फ्रूट्स हैं जिसमें अधिक सीड्स होते हैं उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है, नए प्लांट्स को उगाने में सक्षम होता है। आप इस पॉलीमराई की कंडीशन उसमें होती है। तो हम लोग इसके बाद जो अगली टॉपिक है इसी से जुड़ी हुई चीज है, हम लोग देख लेते हैं उसको भी। इसमें आप लोगों को दो टॉपिक साथ में, चूंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है और दोनों साथ में पढ़ने से आसानी से समझ में आ सकती है, इसलिए हम दोनों को साथ में बता रहे हैं। वह है आपका पार्थेनो पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस। देखिए, जहां कार्पी शब्द रहे आप समझ जाइए कि फ्रूट्स को इंडिकेट कर रहा है या फ्रूट्स के प्रोसेस या किसी प्रक्रियाओं को बता रहा है। तो इससे पहले एक छोटी सी एक वर्ड है इसी से जुड़े हुए, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के जब एम्ब्रायो डायरेक्ट फ्रूट्स को बना लेता है उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस उसी से रिलेटेड ये है। पार्थेनोकार्पी, इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स का विकास होता है और इसमें बिना निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहिए उसको, के सीड या बीज का विकास होता है। दूसरी बात, जैसे में आप देख रहे हैं कि बिना निषेचन के फ्रूट्स का निर्माण होता है और इसमें बिना निषेचन के सीड्स का निर्माण होता है। ये कंडीशन तब हो सकती है कि जब, फल के लिए मैं बता रहा हूं, कि जब इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो, जिसको हम लोग परागन बोलते हैं। परागन की प्रक्रिया नहीं हो पाती हो,
या फिर एग का, एक सेल कहिए इसको, का पूर्ण विकास नहीं हो पाता हो। तो ये कंडीशन आती है। मैं इसका एग्जांपल में बोल देता हूं, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ऐसे फल खाते हैं, देखे हैं, ठीक है, जिसमें बीज नहीं होता है, सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, इस तरह के जितने जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें सीड्स नहीं होते हैं। नेचुरली जो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, और आइए इसमें देखते हैं एपोमेक्सिस। जब सीड्स का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन का हो, निषेचन का हो, सीधा कहिए जब एग सेल में मेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो पाता हो, मतलब आप कह सकते हैं कि ओव्यूल में स्थित एग सेल का पूर्ण विकास नहीं होता हो, का विकास या डेवलपमेंट नहीं हो पाता हो, यह तभी हो सकता है जब हम लोग जानते हैं कि एग सेल का जो निर्माण होता है वह मेगास्पोर से होता है। मेगास्पोर से होती है, और इसमें मेगास्पोर में अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन जिसको हम लोग म्योसिस बोलते हैं, म्योसिस नहीं हो पाता है। म्योसिस सेल डिवीजन नहीं हो पाती है। या फिर इसका एक और भी कंडीशन है कि न्यूक्लियस केंद्रक से एम्ब्रायो का विकास हो जाता है। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना एपोमेक्सिस कहलाता है। इसमें या फिर एक सेल का विकास प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। मेगास्पोर में अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन नहीं हो पाती है, और मेगास्पोर में अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन नहीं होने का मतलब है कि क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का वियोजन या संयोजन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सेग्रीगेशन, मतलब सीधा कहिए गुण का जो संयोजन और वियोजन, मतलब गुणसूत्र का अलग होना या उसका मिलना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है सीधा कहिए कि म्योसिस प्रक्रिया में होती है, ये इसमें नहीं हो पाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि न्यूक्लियस ही डायरेक्ट क्या होता है, एम्ब्रायो का विकास करना शुरू कर देता है। सीधा कहिए जब मेल गैमीट के गुणसूत्र के संयोजन या वियोजन बिना म्योसिस सेल डिवीजन के ही, या मेल गैमीट के संयोजन के बिना ही
और फीमेल गैमीट में संयोजन के बिना या वियोजन के बिना जब डायरेक्टली सीड का निर्माण करना शुरू कर देता है, कहां से होती है ये? ओव्यूल से सीधा के ये बिना संयोजन या वियोजन के ओव्यूल से सीड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एपोनेक्सिस कहते हैं। इसमें इसके कुछ उदाहरण हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। मेड ग्रास का नाम सुना होगा आपने, मेड ग्रास। उसके बाद हॉकवीट, पेरोक्सिकम, ब्लैकबेरी, इस तरह इसके एग्जाम्पल हैं। और एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि जो पार्थेनोजेनेसिस है ये नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों ही तरीके से संभव है और कराया जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको भी देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से। मैं एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जो प्राकृतिक रूप से पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है या पार्थेनोकार्पी की जो प्रक्रिया होती है, आपका ग्रेप्स, ऑरेंज, इसमें होती है। और अप्राकृतिक रूप से जो होती है वो आपका टोमेटो, वाटरमेलन, ककम्बर, इस सब में कराई जाती है। मतलब आप कह सकते हो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स के निर्माण होते हैं। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को मैं बताना चाह रहा था ताकि वो आसानी से याद करना संभव हो। अगर इसके लिए हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो होती है, जो अक्सर यूज किया जाता है, वो है आपका और INA, इसको हम लोग इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसका होता है NAA, जिसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये हार्मोन का प्रयोग किया जाता है जिससे कि अप्राकृतिक रूप से पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स का निर्माण कराया जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर नेचुरल रूप से देखें, इसमें ऑक्सिन, ये हार्मोन जो है आपका समान रूप से कई बार आप लोग देखे भी होंगे, जाने भी होंगे इसके बारे में। उसके बाद
साइटोकाइनिन और ये मुख्य रूप से काम करते हैं। तो हमें लगता है कि जो मुख्य जो बातें थी आप लोगों को जानने के लिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगली जो ये और भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कैलेस क्या है, और कैलेस के बारे में मैं क्लास में भी बताया था, यहाँ भी मैं एक लाइन में उसको बता देता हूँ कि टिश्यू कल्चर में जो उपयोग किए जाते हैं, जिस सेल का उपयोग किया जाता है, कि जो उस जनरेटिव सेल को, मतलब जिस टिश्यू या सेल का उपयोग टिश्यू कल्चर में की जाती है, जिसमें जनरेशन की क्षमता होती है, ठीक है, या कल्चर मीडियम में रखी जाती है, उसी टिश्यू को हम लोग कैलेस कहते हैं। इस तरह की जो छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं, मैं आप लोगों को क्लास में भी बता चुका था, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों के आज की जो क्लास है यही विराम करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।